और स्वागत है। आज हम सिंजन इंटरनेशनल की तीसरी तिमाही की फाइनेंशियल रिजल्ट्स कॉन्फ्रेंस कॉल को समझने की कोशिश करेंगे। और सच कहूं तो ये कहानी बड़ी अजीब है। एक तरफ कंपनी के नतीजे इतने खराब हैं कि मतलब शेयर बाजार में खलबली मच जाए। राजस्व गिरा है और मुनाफा तो लगभग आधा ही हो गया है। 44% की गिरावट। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा झटका है ये। बिल्कुल। लेकिन उसी रिपोर्ट में दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने सबसे बड़े और सबसे पुराने पार्टनर ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के साथ अपनी डील को और 10 साल के लिए पक्का कर लिया है, 2035 तक। तो ये दोनों कहानियां एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? एक तरफ बिजनेस में जैसे आग लगी हो और दूसरी तरफ आप भविष्य की सबसे बड़ी डील का जश्न मना रहे हो। असल में ये कहानी तो किसी भी बिजनेस स्कूल में केस स्टडी की तरह पढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, इसका शीर्षक होगा सफलता का छिपा हुआ जोखिम। देखिए, ये कॉल एक साथ दो अलग अलग कहानियां सुना रही है। पहली कहानी है एक अप्रत्याशित संकट की, जो एकल उत्पाद पर निर्भरता के खतरे को दिखाती है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे अपनी सारी बचत किसी एक ही स्टॉक में लगा देना। जब तक वो ऊपर जा रहा है, आप जीनियस हैं। और जिस दिन वो गिरता है, आप सड़क पर आ जाते हैं। समझ गई मैं। तो फिर दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी है लचीलेपन की और एक दूरगामी रणनीति की। ये दिखाती है कि एक मजबूत नींव वाला बिजनेस कैसे एक बड़े झटके को भी झेल सकता है और उससे सीखकर भविष्य के लिए और भी मजबूत बन सकता है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों कहानियों की परतें खोलेंगे। बिल्कुल, इसकी चीर-फाड़ करेंगे। चलिए फिर पहली कहानी से शुरू करते हैं जो हेडलाइंस बना रही है। वो डरावने आंकड़े। राजस्व यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 3% गिरकर 917 करोड़ रुपए पर आ गया। 3% की गिरावट शायद उतनी बड़ी न लगे सुनने में, लेकिन जब हम मुनाफे को देखते हैं तो असली समस्या सामने आती है। हाँ। ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन, जो कंपनी के ऑपरेशनल कमाई का एक पैमाना है, वो पिछले साल के 30% से सीधे 23% पर आ गिरा। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। इसका मतलब है कि कंपनी जो भी कमा रही है उसमें से बहुत कम बचा पा रही है। सही। और सबसे बड़ा झटका तो है टैक्स के बाद के मुनाफे में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44% गिरकर सिर्फ 73 करोड़ रुपए रह गया। ये गिरावट नहीं है, ये तो गोता लगाने जैसा है। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा हो क्या गया? सीईओ ने कॉल में इसका कारण बताया और उनके शब्द थे, एक बड़े मॉलिक्यूल बायोलॉजिक्स ग्राहक के एक अकेले कमर्शियल उत्पाद से संबंधित प्रभाव। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, कॉर्पोरेट भाषा है। हाँ, ये कॉर्पोरेट भाषा है, लेकिन इसका सार बहुत सरल है। वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी कंपनी संकट में नहीं है, हमारी सारी समस्या एक खास ग्राहक के एक खास प्रोडक्ट की वजह से है। अच्छा। ये एक ही समय में अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बुरी इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट पर कितनी ज्यादा निर्भर थी कि उसके डगमगाने से पूरी कंपनी के नतीजे हिल गए। और अच्छी खबर क्यों है? अच्छी इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि समस्या कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल में नहीं है। कंपनी के बाकी हिस्से, उसके बाकी इंजन अभी भी सही से काम कर रहे हैं। समस्या एक सीमित दायरे में है। और ये असर इतना बड़ा था कि कंपनी को अपने पूरे साल के अनुमानों को ही बदलना पड़ गया। पहले वो कह रहे थे कि मध्य एकल अंक की वृद्धि होगी, मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ। हाँ, वही उम्मीद थी। और अब वो कह रहे हैं कि पूरे साल में 3% से 5% की गिरावट होगी। ग्रोथ की उम्मीद से सीधे गिरावट पर आना, ये तो बहुत बड़ा यू टर्न है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था। ये एक अप्रत्याशित और गंभीर समस्या थी। मैनेजमेंट को भी इसका अंदाजा नहीं था। तो आखिर ये कौन सा प्रोडक्ट था जिसने अकेले ही पूरी कंपनी की नाव डुबो दी? क्या कॉल में इसका नाम सामने आया? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने साफ बताया कि ये प्रोडक्ट है लिब्रेला। लिब्रेला? हाँ, ये कुत्तों में गठिया के इलाज की एक दवा है, जिसे वे ज़ोएटिस नाम की एक बड़ी एनिमल हेल्थ कंपनी के लिए बनाते हैं। लिब्रेला, कुत्तों के लिए दवा? तो इस दवा के साथ अचानक क्या गड़बड़ हो गई? मैनेजमेंट ने दो मुख्य कारण बताए। पहला, इन्वेंट्री सुधार, मतलब इन्वेंट्री करेक्शन, और दूसरा, एक उत्पाद से जुड़ा मुद्दा, प्रोडक्ट इशू। ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री सुधार का मतलब तो मैं समझती हूँ। शायद ग्राहक ने लॉन्च के समय जरूरत से ज्यादा माल खरीद लिया होगा और अब वो अपने गोदाम में पड़े स्टॉक को खत्म कर रहा है, इसलिए नए ऑर्डर नहीं दे रहा। ये तो एक अस्थायी समस्या लगती है। सही, ये लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्या है।
जो कुछ तिमाहियों में ठीक हो जाती है। लेकिन जो दूसरा कारण है, उत्पाद से जुड़ा मुद्दा, वो ज्यादा चिंताजनक है। ये शब्द बहुत अस्पष्ट हैं और इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है बाजार में कोई नया प्रतियोगी आ गया हो, या दवा की मांग में ही कमी आ गई हो, या फिर सप्लाई में कोई दिक्कत हो। हाँ, और इस पर सिंजन का कोई नियंत्रण नहीं है। और सबसे परेशान करने वाली बात जो कॉल से सामने आई वो ये थी कि प्रभाव सिर्फ एक तिमाही का नहीं है। सीईओ ने साफ कहा कि ये आने वाली तिमाहियों में भी जारी रहेगा। और अगले वित्तीय वर्ष FY27 में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यानी एक लंबा साया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समस्या की जड़ें गहरी हैं। ये उस एक स्टॉक की तरह है जो न सिर्फ गिरा, बल्कि ये भी पता चला कि वो अगले 2 साल तक शायद उठेगा ही नहीं। तो ये सिंजन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे एक स्टार प्रोडक्ट भी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हाँ, अगर आपने उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया तो ठीक है, लिब्रेला की कहानी तो काफी निराशाजनक है, लेकिन मैनेजमेंट का दावा है कि अगर इस एक आपदा को हम नजरअंदाज कर दें तो बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या ये सिर्फ निवेशकों को तसल्ली देने की कोशिश है या इसमें कोई सच्चाई भी है? नहीं, इसमें पूरी सच्चाई है और आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। अच्छा। उन्होंने बताया कि अगर लिब्रेला के प्रभाव को हटा दिया जाए तो बाकी का कारोबार उच्च एकल अंक से निम्न दोहरे अंक की दर से बढ़ रहा है। मतलब हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट्स। वाह। इसका मतलब है कि कंपनी का मुख्य इंजन न सिर्फ चल रहा है बल्कि तेजी से चल रहा है। और ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है? क्या ये किसी एक ही डिवीजन से है? नहीं, ये दोनों प्रमुख डिवीजनों से आ रही है। पहला है रिसर्च सर्विसेज, मतलब CRO, जो उनके बिजनेस का लगभग 2/3 हिस्सा है। और इस क्षेत्र में उन्हें नए ग्राहक और नए अनुबंध मिल रहे हैं। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी CDMO, जो बिजनेस का बाकी 1/3 हिस्सा है। वहां भी उत्पादन बढ़ रहा है। और इस स्थिरता का सबसे बड़ा सबूत शायद ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब BMS के साथ हुई डील है। ये सिंजेन का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पार्टनर है। 25 साल से ज्यादा की साझेदारी, जिसे अब 2035 तक बढ़ा दिया गया है। ये तो कॉर्पोरेट जगत में शादी करने जैसा है। हाँ, ये एक बेहतरीन उपमा है। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण नहीं है, ये विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सही बात है। सोचिए, 700 से ज्यादा वैज्ञानिक सिर्फ इस एक साझेदारी पर काम कर रहे हैं। BMS ने सिंजेन के सबसे बुरे दौर में से एक में उन पर अपना भरोसा जताया है। ये दिखाता है कि सिंजेन की नींव कितनी मजबूत है। बिल्कुल, ये वो चट्टान है जिसने उन्हें लिब्रेला के तूफान में डूबने से बचा लिया। 1 मिनट रुकिए। मैं मानती हूँ कि ये एक मजबूत साझेदारी है, लेकिन क्या ये उसी एकल निर्भरता वाली समस्या का दूसरा रूप नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। आज वे ज़ोइटिस की वजह से मुश्किल में हैं और वे इसका जवाब BMS पर अपनी निर्भरता को और बढ़ाकर दे रहे हैं। अगर 10 साल बाद BMS के साथ कुछ होता है, तो क्या हम फिर से यही बातचीत नहीं कर रहे होंगे? ये एक शानदार सवाल है और ये सीधे उनकी रणनीति के दिल पर चोट करता है। देखिए, सतह पर ये वैसा ही लग सकता है, लेकिन इन दोनों निर्भरताओं की प्रकृति में एक बड़ा अंतर है। ज़ोइटिस के साथ उनका रिश्ता एक ही कमर्शियल प्रोडक्ट लिब्रेला पर आधारित था। बहुत संकीर्ण था। हाँ, और इसीलिए बहुत जोखिम भरा था। और BMS के साथ ये अलग कैसे है? BMS के साथ उनकी साझेदारी बहुत गहरी और विविध है। वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट के कई अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं, एक एकीकृत टीम की तरह। अच्छा। तो अगर BMS का कोई एक प्रोजेक्ट विफल भी हो जाता है, तो सिंजिन पर उसका असर उतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है, अंतिम लक्ष्य किसी एक ग्राहक पर निर्भरता को कम करना ही होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा और मजबूत क्यों ना हो। तो इस बड़े सबक को सीखने के बाद वे भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए असल में कर क्या रहे हैं? वो सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं और ये निवेश बहुत रणनीतिक है। वो सिर्फ अपनी क्षमता नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं में विविधता ला रहे हैं। कॉल में कुछ खास निवेशों का जिक्र हुआ था, जैसे हैदराबाद में वे एडवांस केमिस्ट्री क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, कैटालिटिक स्क्रीनिंग और फ्लो केमिस्ट्री। ये सुनने में बड़े आधुनिक लगते हैं, पर इनका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, पारंपरिक दवा बनाना एक शेफ की तरह है जो एक बड़े बर्तन में सारी सामग्री एक साथ डालकर मिलाता है और पकने का इंतजार करता है। सही। फ्लो केमिस्ट्री एक मॉडर्न असेंबली लाइन की तरह है, जहां सब कुछ एक पाइप से लगातार गुजरता है और दवा बनती जाती है। ये प्रक्रिया ज्यादा तेज, सुरक्षित और हर बार एक जैसा नतीजा देती है। दिलचस्प है। ये तकनीक सिंजन को भविष्य के ज्यादा जटिल और ज्यादा मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करती है। और बेंगलुरु में लिक्विड से भरे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की एक नई सुविधा और अमेरिका में बेव्यू बायोलॉजिक्स की सुविधा का भी जिक्र था।
अमेरिका में एक प्लांट लगाना क्यों इतना जरूरी है? मैं आजकल ये China+1 वाली बात बहुत सुन रही हूँ। देखिए, कोविड महामारी के बाद दुनिया भर की बड़ी दवा कंपनियां, खासकर अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां, ये समझ गई हैं कि वो अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकती। ये एक बड़ा जोखिम है। बहुत बड़ा। इसलिए वे एक विकल्प तलाश रही हैं, जिसे China+1 रणनीति कहा जाता है, और भारत उस विकल्प के रूप में उभर रहा है। तो अमेरिका में प्लांट होने से उन्हें क्या फायदा मिलता है? अगर सिंजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सीधे अमेरिका में ही हो, तो वे सिर्फ एक दूर का विकल्प नहीं, बल्कि सबसे पसंदीदा पार्टनर बन जाते हैं। अच्छा, वो उनके ज्यादा करीब होते हैं। हाँ, इससे अमेरिकी ग्राहकों के लिए सप्लाई चेन का जोखिम लगभग खत्म हो जाता है और भू राजनीतिक तनावों से भी बचे रहते हैं। ये सिर्फ एक विस्तार नहीं है, ये एक गेम चेंजिंग रणनीतिक कदम है। तो कुल मिलाकर इन निवेशों का मकसद अपने बिजनेस को फैलाना और उसमें विविधता लाना है, ताकि वे भविष्य में किसी एक ग्राहक या एक प्रोडक्ट के रहमो करम पर न रहें। बिल्कुल, जैसा कि कॉल में कहा गया, कंपनी का मुख्य फोकस अपने कारोबार में विविधता लाना और ज्यादा से ज्यादा बीएमएस जैसी गहरी साझेदारियां बनाना है, ताकि भविष्य में इस तरह के एक बिंदु जोखिम को कम किया जा सके। सही। वे इस अल्पकालिक संकट से एक बहुत महत्वपूर्ण दीर्घकालिक सबक सीख रहे हैं और अपनी नींव को और चौड़ा और मजबूत बना रहे हैं। तो हमने सिंजेन की इस दोहरी कहानी को समझा। एक तरफ लिब्रेला की वजह से एक बड़ा झटका है, जिससे आंकड़े बेहद खराब दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ बीएमएस जैसी मजबूत साझेदारी और भविष्य के लिए किए जा रहे रणनीतिक निवेशों से नींव को मजबूत करने का एक अथक प्रयास है। ये एक अल्पकालिक संकट की कहानी है जो कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति को और साफ तौर पर उजागर करती है। सही कहा। इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सबक मिलता है, जो किसी भी व्यवसाय या निवेशक पे लागू होता है। अक्सर हम सिर्फ सफलता की कहानियों पे ध्यान देते हैं, लेकिन उन छिपे हुए जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसी सफलता की नींव में दबे होते हैं। सिंजेन का मामला दिखाता है कि आपका सबसे सफल, आपका स्टार प्रोडक्ट भी एक दिन आपकी सबसे बड़ी देनदारी, आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन सकता है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है, और यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ज्यादा ग्राहक बनाने का नाम नहीं है। बिल्कुल, ये इस बात को गहराई से समझने का नाम है कि आपके किस ग्राहक का कौन सा प्रोडक्ट आपकी किस्मत लिख रहा है। असली रणनीति उस छुपी हुई लायबिलिटी को पहचानने और उसे मैनेज करने में है, ना कि सिर्फ सफलता का जश्न मनाने में। और सिंजेन हो ये सबक बहुत मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जिन प्रणालियों पर हम हर दिन भरोसा करते हैं, चाहे वो हमारा कार्यस्थल हो, हमारा निवेश पोर्टफोलियो हो या तकनीक हो, उनमें ऐसी कौन सी छिपी हुई एकल बिंदु निर्भरता है, वो कौन सा लाइबेला है हमारी अपनी दुनिया में, जिसकी सफलता पर हम इतने निर्भर हैं कि हम उसके जोखिम को देख ही नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।